कर दो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी अच्छे से चल रहा होगा आप सभी का। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा रही थी, और प्रेसिडेंट में मैंने आपको उनकी कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ, ठीक है, या आप कह सकते हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आपकी राष्ट्रपति की एक शक्तियां बची हैं जिनको हम कहते हैं आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन शक्तियां। तो ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ पे अभिषेक, ममता, विकास, मनोज, नीलम, गंगा, राजेंद्र, चिरंजीत, राहुल, हिमांशु, आर्यन, दिलीप, अमित, रौनक, सचिन, जितेंद्र, सभी को नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रही हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं आपातकालीन उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न क्या होता है। इमरजेंसी, जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है। तो इमरजेंसी कब लगती है, क्यों लगती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और आप बहुत पेशेंस के साथ अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आएं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। जी, आपकी क्लास 3 में, मतलब आपकी क्लास 9 मिनट लेट हुई है, और उसका कारण है कि कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से क्लास लेट स्टार्ट हुई है। मैं एकदम टाइम पे क्लास में थी, बट आपका थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से 9 मिनट क्लास लेट हुई है। चलिए अब हम बिना किसी देरी के चैप्टर का नाम पहले लिख लेते हैं। आपातकालीन उपबंध। क्या लिखेंगे बेटा? आपातकालीन उपबंध हमारा आज का चैप्टर होगा, जिसको हम बोलेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब हमारे संविधान में इमरजेंसी के लिए कहाँ कहाँ पर बातें की गई हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, आपातकालीन उपबंध। तो जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस या आपातकालीन उपबंध के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल आपका आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आपके आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कि इनको हमने कहाँ से लिया है, तो जर्मनी के संविधान। ठीक है, कुछ प्रोविजंस आपके जर्मनी के संविधान से, और बेटा जी इसके अलावा एक्ट ऑफ 1935 से। एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम। इन दो जगह से बेटा हमने आपातकालीन उपबंधों को लिया है। दोनों आपके दोनों जगह से प्रोविजंस लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से और बच्चों 1935 के अधिनियम से। बहुत बढ़िया हिमांशु, बिल्कुल सही बोला है, और अभिषेक बिल्कुल सही आर्टिकल्स आपने बोले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जी बिल्कुल, ये झारखंड में आपका काम आएगा विक्रम। आगे देखिए, ठीक है, तो आप ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है भाई आप देखते रहिएगा भैया। ठीक है,
आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। तो कुछ बच्चों ने आंसर पहले ही कर दिया है कि किस भाग में है, तो मैम भाग 18 या पार्ट 18 में इनके बारे में प्रावधान किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 भाग 18 में आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ठीक है, आगे आगे जब हम बात करते हैं बच्चों, तो आपको मैं ये बता दूं कि जो इमरजेंसी है, जब हम इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो 3 प्रकार की इमरजेंसी आपके यहाँ पर हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, 3 प्रकार, जिसमें पहली है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक, दूसरा है बच्चों आपका जो है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जिसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। और बच्चों तीसरा है बेटा जी वित्तीय आपातकाल। क्या बोलेंगे? वित्तीय आपातकाल, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आपके बच्चों 3 इमरजेंसीज हैं आपके यहाँ पर। ये तीनों इमरजेंसीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और आपको ध्यान रखना है कि इनके आर्टिकल्स, ये आर्टिकल 352 में है, ये आर्टिकल 356 में है, और ये आर्टिकल 360 में है। यहीं पे लिख लेना वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी को आज तक भारत में लागू नहीं किया गया। लागू यानी कि एग्जीक्यूट, लागू नहीं किया गया। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है बेटा कि आर्टिकल 360 को इम्प्लीमेंट किया जाए। कभी ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं है। अल्पा मौर्य जी, अगर आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं तो बेटा जी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कहेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, तो 22 पार्ट्स थे। और इन प्रेजेंट वर्तमान में एज अ काउंटिंग जब हम गिनती देखेंगे तो आपको 25 पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 25 भाग देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके 3 आपातकाल हैं। तीनों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है और किस तरीके से लगाया जाता है। प्लीज आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पे बताएंगे। इमरजेंसी संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक है। जर्मनी के संविधान या आपके 1935 के अधिनियम से दोनों जगह से इसके कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। पार्ट 18 भाग 18 में है संविधान के, और ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। थोड़ा और बड़ा लिखूं? ठीक है हिमांशु जी। तो राष्ट्रीय आपातकाल, पहला आर्टिकल हम इस इमरजेंसी का पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का, और आप लिखेंगे आर्टिकल 352। जब हम आर्टिकल 352 लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें हम लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी। क्या लिखेंगे? नेशनल इमरजेंसी। एक मिनट देखिएगा, मैंने सबसे पहले आपको यही बताई है, नेशनल इमरजेंसी। देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा था इसीलिए मैंने बैक किया है। ये हिंदी में इंग्लिश में गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे।
यहाँ लिखेंगे नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। तो ये नेशनल इमरजेंसी इसकी इंग्लिश होगी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 35 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। बेटा जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसको लगाने के कारण क्या होते हैं, या इसको हम बोलते हैं ग्राउंड्स। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्राउंड्स बोलेंगे, यानी कि इनको लगाने का आधार क्या होता है। कौन सी सिचुएशन बनेगी, कौन सी सिचुएशन बनेगी बेटा जी कि तब नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा जरा बच्चों, पहला हम लिखेंगे युद्ध, यानी कि वॉर। ठीक है, दूसरा कारण होता है बाह्य आक्रमण। कौन सा कारण होगा? बाह्य आक्रमण, यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, बाह्य आक्रमण। और तीसरा कारण होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, जिसको हम कहते हैं आर्म्ड रिविलियन। जिसको हम कहते हैं आर्म्ड रिविलियन, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, वॉर, बाह्य आक्रमण और बेटा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब मेरी बात को आगे ध्यान से सुनना। युद्ध का मतलब होता है कि जब आपका देश जो है, आपके देश के साथ किसी दूसरे देश का युद्ध हो जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो, भारत या चाइना में युद्ध हो जाए, या किसी और देश के साथ युद्ध हो जाए। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्या होता है। अगला कारण होता है बाह्य आक्रमण, मतलब कोई देश आपके ऊपर अचानक से अटैक कर दे, अचानक से हमला कर दे आपके भारत देश के ऊपर, तो बेटा वो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। और अगर हम बात करें सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिविलियन की, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि जब आपके ही देश के लोग, जब इंडिया के ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं हो रही, उसमें उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ शस्त्र उठा रखे हैं, हथियार उठा रखे हैं, वेपन्स हाथ में लिए हुए हैं और फिर लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। क्या कहते हैं बच्चा? सशस्त्र विद्रोह, जिसमें लोग आपस में लड़ते तो हैं लेकिन ऐसे नॉर्मल नहीं लड़ते हैं, हाँ हथियारों के साथ लड़ते हैं। और ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, लिखिएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। ठीक है, यानी कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि ये शब्द पहले संविधान में नहीं था। अगर आप पेशेंस के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, और मैं आज कमेंट्स तभी लूंगी जब मैं एक इमरजेंसी को पढ़ा दूंगी, बीच में मैं कोई कमेंट नहीं लूंगी, आप कितना भी कमेंट करें। जो बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे सच में टीचर मानते हैं और सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं, और रिस्पेक्ट, थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ध्यान से सुनेंगे, और जिसको कमेंट करना है फिर वो तो करेगा ही, वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये यहाँ पे आपका ये शब्द जोड़ा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
तो घोषणा लिखना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन लिखिएगा आगे, लेकिन मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति यानी कि रिटन परमिशन या रिटन अप्रूवल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिटन परमिशन, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से, रिटन परमिशन से, ये आपको ध्यान रखना है। करेंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी अनुमति से, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट की परमिशन से। और इसके आगे भी लिखना बेटा जी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, अभी मैं अंडरलाइन कर देती हूं, के द्वारा जोड़ा गया। पता है क्या जोड़ा गया, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति, ये जोड़ा गया। इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देती हूं, मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति, ये शब्द आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला, आगे जब हम बात करते हैं तो फिर आपका ये हो गया कि घोषणा कौन करता है, ठीक है, और आपका कि भाई किन आधारों पे होता है, और फिर हम देखेंगे कि अब तक कितनी बार लगा है। तो अब तक 3 बार बेटा, यानी कि 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये लग चुका है, अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। कब कब लगा है, तो मैम एक लगा था 1962 में, और 1962 में क्यों लगा था, तो मैम चाइना वर्सेस भारत, चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब चाइना ने एक्सटर्नल अटैक किया था, बाह्य आक्रमण किया था 1962 में, तो चाइना वर्सेस भारत, इस वजह से ये लगा था। मैं दोबारा बोल देती हूं, क्योंकि चाइना ने अटैक किया था इंडिया पर, इसलिए ये लगा था। और इस समय आपसे अगला प्रश्न आएगा कि देश के पीएम कौन थे, तो आंसर कर देना पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अभी आपके पास होंगे, बस पेशेंस रख के सुनने की जरूरत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1962 में लगा, फिर बेटा जी ये तो था आपका फर्स्ट, फिर लगा बच्चों सेकंड 1971 में, भारत वर्सेस पाकिस्तान। इस बार भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, और इस समय आपके देश की पीएम हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ कि इस समय पे आपके प्रेसिडेंट कौन थे। पहले वाले में राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ये आपके राष्ट्रपति थे जब 1962 में लगी। और इस समय राष्ट्रपति कौन है, इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो इस समय प्रेसिडेंट हैं वीवी गिरी। कौन है बेटा जी, वीवी गिरी इस समय प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, तो एक लगा है थर्ड 1975 में, और इस समय आपकी पीएम है इंदिरा गांधी, और बेटा जी प्रेसिडेंट हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन
अली अहमद ये आपके प्रेसिडेंट हैं, यानी राष्ट्रपति हैं। और बेटा जी ये जो लगी है 1975 में, इसका आधार था आंतरिक अशांति। क्या था इसका आधार? आंतरिक अशांति, यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस। अब इसके नीचे लिखना 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह शब्द संविधान से हटाया गया और इसकी जगह सशस्त्र शब्द जोड़ा गया। और मैम ऐसा क्यों हुआ और क्यों ये संशोधन हुआ? अब ध्यान से सुनना, कहानी सुनाऊंगी। बेटा जी होता क्या है कि 1971 में पहले से ही हमारे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण इमरजेंसी लग जाती है, और ये इमरजेंसी हटती भी नहीं है। और तब तक इंदिरा गांधी जी क्या करती हैं? वो जाती हैं फखरुद्दीन अली अहमद के पास में। और जब वो फखरुद्दीन अली अहमद के पास जाती हैं तो उनसे कहती हैं कि आप दोबारा से इमरजेंसी को यहाँ पे क्या कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा से इमरजेंसी को अनाउंस कर दीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने पूछा फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने कि किस आधार पे कर दूं? तो उन्होंने कहा आंतरिक अशांति के आधार पे। क्योंकि बेटा जब मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगेगा वो आपके 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो आपका क्रॉस क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आंतरिक अशांति तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो बेटा ये शब्द आपका आया है, देखो यहां पर 1978 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? 44वां। यानी 1978 से पहले कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति शब्द संविधान में था। और मैंने यहां भी लिखा है कि यह शब्द 1978 के द्वारा यहां से संविधान से हटाया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द यानी आर्म्ड रिविलियन वर्ड को ऐड किया गया। तो आंतरिक अशांति शब्द जो है मैम क्यों हटा? क्योंकि इंदिरा गांधी ने शब्द का दुरुपयोग किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल का भी दुरुपयोग किया। पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था और उन्होंने दोबारा से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। और घोषणा करवाई वो तो ठीक था, उन्होंने घोषणा करवाने से पहले कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल तक से बात नहीं की, किसी से भी डिस्कस नहीं किया बेटा, और कह दिया आपके प्रेसिडेंट से कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि आप जो है क्या करो, आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि भैया फटाफट इमरजेंसी लगाओ। इन्होंने किसी से कोई डिस्कशन नहीं किया। तो इस बात की बहुत ज्यादा, इस बात को लेकर इंदिरा गांधी जी ने अपनी एक तरीके से तानाशाही दिखाई। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, और ऐसा कोई फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर ना करे, कोई प्रधानमंत्री ना करे। इसके लिए कहा गया कि इंदिरा गांधी की जो तानाशाही है वो कोई और पीएम इस तानाशाही का फायदा ना उठाए, इस तरीके से कोई इमरजेंसी को डिक्लेयर ना कराए। तो संविधान में कुछ चेंजेस किए गए।
1971 से लेकर 19 देखो, आपका एक लग रहा था 1971 में और दूसरी डिक्लेयर हो गई 1975 में, दोनों खत्म होती हैं 1977 में, दोनों एक साथ खत्म होती हैं। और बेटा जी 1978 में फिर किसकी सरकार आती है? फिर आपके पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई। कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई आपके नए प्रधानमंत्री बनकर आते हैं, किसमें? 1978 में। और मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने सबसे पहले संविधान में संशोधन कराया, और संशोधन कराया इसलिए ताकि कोई भी पीएम राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग न कर सके। इसके लिए उन्होंने बेटा सबसे पहले कहा संविधान में संशोधन करो। संविधान में संशोधन करके अभी बताती हूं उनका मकसद क्या था। संविधान में कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा आपके कई जगह परिवर्तन हुए। जैसे पहला परिवर्तन ये किया कि ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसको आंतरिक अशांति शब्द को हटाओ। तो देखो लिखा हुआ है संविधान से हटाया गया और कहा गया कि इसकी जगह आप क्या करो, इसकी जगह कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ो। यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द आंतरिक अशांति को अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि आंतरिक अशांति ऐसी नहीं कि लोगों में आपस में कलेश हो गया तो आप जो है वो लगा दो, इमरजेंसी लगा दो। नहीं, जब तक लोग हथियारों के साथ नहीं लड़ेंगे तब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते। फिर दूसरा बोला कि कोई भी पीएम अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा। दूसरा यहां पे क्या कर दिया? जोड़ दिया कि मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति से। जब तक राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल कैबिनेट की लिखित अनुमति नहीं मिलेगी, प्रेसिडेंट कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वो तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति। ऐसा नहीं कि पीएम ने बोला और आपने लगा दिया। तो ये दो परिवर्तन किए गए थे, एक तो इस शब्द को हटाया गया और राष्ट्रपति जो है तभी डिक्लेयर करेंगे जब मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति उन्हें मिल जाएगी। ये रीजन था। अब मैम इंदिरा गांधी ने ऐसा किया क्यों था? तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनकी जो बहुमत जो मतलब उनकी सरकार थी तो वो ये चाहती थी कि उनकी सरकार बनी रहे, सरकार कभी भी खत्म ना हो। क्योंकि इमरजेंसी के समय पे बेटा इलेक्शंस नहीं होते, निर्वाचन नहीं होते हैं और पुरानी सरकार ही काम करती रहती है। इसलिए इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया और ऐसा कभी भी ना हो, इसलिए इन फ्यूचर कभी नहीं हो, इसलिए ये आपका संशोधन किए गए। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इमरजेंसी हमने लगा ली, हमें पता चल गया कौन डिक्लेयर करता है, क्यों संशोधन हुआ और कब तक कौन सी इमरजेंसी लगी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे अब हमें ये सुनना होता है, हम ये जानना होता है कि जब इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के बाद में बेटा एक चीज ध्यान रखना कि इस इमरजेंसी का लेना होता है अनुमोदन। क्या लेना होता है? आपातकाल का। ये जो आपातकाल कर लगा है, राष्ट्रीय, पूरा लिख दे रही हूं मैं, राष्ट्रीय आपातकाल पर लोकसभा और राज्यसभा का अनुमोदन, अप्रूवल ऑन द नेशनल इमरजेंसी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अप्रूवल ऑन नेशनल इमरजेंसी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब जब ये अप्रूवल देंगी तब ये आगे बढ़ेगी। विदाउट अप्रूवल कितने टाइम तक रहता है? तो ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा अनुमोदन का समय, अनुमोदन की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ अप्रूवल, अनुमोदन की अवधि क्या होती है? तो आप कहेंगे
आप कहेंगे घोषणा के दिन से, घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 1 मंथ, क्या लिखेंगे? विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, 1 माह के अंदर अंदर। किस दिन से 1 माह के अंदर अंदर? मैम हमें 1 माह के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होता है, लेकिन किस दिन से? तो जिस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उस दिन से। जैसे आपकी नेशनल इमरजेंसी अगर 1 जनवरी को डिक्लेयर हुई है तो 1 फरवरी से पहले पहले अप्रूवल, अनुमोदन का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा की सहमति। क्या मतलब होता है? लोकसभा और राज्यसभा की सहमति, आपको ध्यान रखना है, उसको कहते हैं अप्रूवल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि अनुमोदन किस बहुमत के साथ लिया जाएगा? क्या लिखेंगे? अनुमोदन जो लिया जाएगा, जो अप्रूवल लिया जाएगा, किसका? लोकसभा और राज्यसभा का। जो अप्रूवल, जो अनुमोदन लेंगे वो कैसा होना चाहिए? तो लिखिएगा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी, जिसको आप कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी। तो विशेष बहुमत से अप्रूवल लिया जाएगा। 10 बार मैं बता रही हूं, अवन कुमार जी, और कौन है यहाँ पे? गोलू प्रजापति जी और ब्रिजेश, अच्छा उनका अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुमोदन का मतलब होता है सहमति, मतलब राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया, हो गया। लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा की भी सहमति चाहिए। यानी राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, फिर उसके बाद में आपके राष्ट्रपति जी ये पूछेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा आप सहमत हो, और उनकी सहमति के लिए उन्हें 1 महीने का समय मिलता है। क्या मिलता है? 1 महीने का समय मिलता है। अगर सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो खत्म हो जाएगी। अगर होंगे तो क्या होगा मैम? नहीं होंगे तो फिर तो खत्म ही हो जाएगी इमरजेंसी, कि अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि तीनों की सहमति के बिना कोई काम नहीं होता। कमलेश चौहान जी, आप एक कमेंट बहुत देर से कह रहे हैं और आप गलत कमेंट कह रहे हैं। मैंने जो बताया है वही ठीक है, ठीक है। आगे देखना, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। विशेष बहुमत से अब आप लिखेंगे कि 1 बार अनुमोदन से, 1 बार अनुमोदन से, यानी 1 टाइम अप्रूवल, 1 टाइम अप्रूवल, 1 बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू। कितने महीने तक लागू हो जाएगी बेटा? 6 माह तक, 6 माह तक लागू। 1 बार अगर लोकसभा राज्यसभा सहमत होंगी तो 6 महीने तक नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और नहीं होंगी तो नहीं लगेगी। तो 1 टाइम अप्रूवल, 1 टाइम अप्रूवल, और आगे लिखेंगे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट फॉर 6 मंथ्स, एग्जीक्यूट फॉर 6 मंथ्स। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा मैम? हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल पे लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? तो आप कहेंगे विद इन 1 मंथ। किस दिन से विद इन 1 मंथ? तो मैम 1 माह के अंदर अंदर, जिस दिन से घोषणा हुई है उस दिन से लेकर 1 माह के अंदर अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। वॉर नहीं हुआ था वहां पे अनुज, अनुज सविता जी, वहां पे वॉर नहीं हुआ था, वहां पे आंतरिक अशांति, यानी कि आपके लोगों के बीच झगड़े हो गए थे, भारत के लोगों के बीच, वहां वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सीताराम जी बेटा मैं सब पे ध्यान दे रही हूं,
लेकिन आपको भी कमेंट से ज्यादा फोकस टीचर पे करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। फिर देखो दीपक कह रहे हैं आपने बताया 1 महीने के लगता है। बेटा 1 महीने के लिए तब तक लगेगा जब तक लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं मिलेगी। मैं ये बोल रही हूं कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि विदाउट अप्रूवल, बिना लोकसभा और राज्यसभा की सहमति के आपातकाल कितने समय तक लग सकता है, तो आप कहोगे केवल 1 महीने। लेकिन अगर वो अप्रूवल दे दे, अगर वो सहमत हो जाए तो मैम फिर वो 6 महीने। आप शब्दों को पढ़ ही नहीं रहे हैं कि घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर अंदर इमरजेंसी के लिए अप्रूवल चाहिए। अगर अप्रूवल मिला तो बेटा 6 महीने तक चलेगी। अप्रूवल नहीं मिला तो 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। लोकसभा राज्यसभा कह रही है कि मैं सहमत नहीं हूं कि देश में आपातकाल लगे। अगर सहमत नहीं है तो 1 महीना, और अगर सहमत है बेटा तो फिर आपका 6 महीना। कितने महीना? 6 महीना लगेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक बार अनुमोदन से 6 माह तक लागू। तो मैम अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, मतलब एक बच्चा मुझसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि मैम आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि 6 माह से ज्यादा लगानी है तो 6 माह से ज्यादा लगानी है तो लगानी हो तो क्या होगा? तो आप लिखेंगे फिर से अप्रूवल या फिर से अनुमोदन। ठीक है, फिर से अनुमोदन, यानी दोबारा आपको जाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा के पास। यानी पहली बार में अप्रूवल का समय 1 महीने का होता है। 1 महीने बाद अप्रूवल मिलने पर 6 महीने तक लागू। अगर 6 महीने से ज्यादा लगाना है तो फिर से अनुमोदन। मैम फिर उसके बाद लगाना है तो फिर से अनुमोदन, और जितनी बार आप अनुमोदन लेंगे उतनी बार 6 महीने तक लागू। और जिस दिन इसने कह दिया कि भैया मैं सहमत नहीं हूं, तो उसी दिन आपातकाल खत्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से अनुमोदन लेकर हर बार आप क्या कर सकते हो। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि अधिकतम 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 समयावधि, अधिकतम समयावधि कि हम मैक्सिमम कितने समय के लिए लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन में आप लिखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन में लिखेंगे अनिश्चित काल के लिए। किसके लिए? अनिश्चित काल के लिए या अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए, यानी कि इनडेफिनाइट। हर 6 महीने का ले लेके इसे कितने भी समय तक लगाया जा सकता है, इसकी कोई मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना हर 6 महीने पे अप्रूवल। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वन टाइम जब पहली बार घोषणा हुई है तो फिर आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 महीने का टाइम। मैम जी अधिकतम कितने समय तक? प्रश्न का उत्तर सामने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, आगे आपके प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो अब हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो क्या हेडिंग देंगे? ऐसे लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पर इस इमरजेंसी के। ठीक है, देखना पहला प्रभाव देखिएगा जरा, पहला इफेक्ट। इसमें क्या होगा?
लोकसभा के कार्यकाल में संसद द्वारा वृद्धि increased the tenure increased of the tenure increase of the tenure increase the tenure increase of the tenure of Lok Sabha by the parliament increase the tenure of Lok Sabha by the parliament। जब भी देश में इमरजेंसी लगती है तो इलेक्शन नहीं होते हैं, और ध्यान रखना कि जो इंक्रीज किया जाएगा, जो वृद्धि की जाएगी, ध्यान रखना एक बार में, यानी कि वन टाइम में बेटा 1 वर्ष कितनी की जाएगी, 1 ईयर के लिए। ध्यान से सुनना, ये कहना चाह रहा है कि जब आपके देश में इमरजेंसी लगती है, कौन सी, राष्ट्रीय आपातकाल वाली, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर एक बार में केवल एक बार आप बढ़ा रहे हो तो 1 साल के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार में 2-3 साल के लिए यहां पे जो है बढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए बढ़ा दो, एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा। अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करो कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 साल में इमरजेंसी ना खत्म हो, आगे बढ़ती चली जाए, तब क्या होगा? तो आप बोलोगे यहां पर कि तब क्या होगा, तो आप बोलोगे कि मैम तब फिर दोबारा बढ़ाएगी, फिर से बढ़ाएगी 1 साल के लिए, यानी कि मैक्सिमम ये कहा जाता है कि एक बार में 1 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, अगला देखिएगा, फिर जब नेशनल इमरजेंसी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है तो फिर एक और लिखिए, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के कार्यकाल में संसद द्वारा वृद्धि, और यहां पर भी ध्यान रखना, एक बार में 1 वर्ष, अगर दोबारा बढ़ाना है तो दोबारा बढ़ाओ, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष तक बढ़ेगी। ठीक, आगे देखिएगा, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल इस समय बढ़ जाता है, और यही तो कारण था कि इंदिरा गांधी जी ने 71 में इमरजेंसी चल रही है और 77 में फिर से उन्होंने जो है 75 में फिर से लगवा दी। क्यों लगवा दी? क्योंकि उन्हें सत्ता को बनाए रखना था। अगर लोकसभा के इलेक्शन नहीं होंगे तो उन्हीं की सरकार चलेगी। सेम विधानसभा, इसका भी कार्यकाल बढ़ जाता है। लोकसभा आपकी सेंटर में होती है और विधानसभा आपकी राज्यों में होती है। आगे देखिएगा, तीसरा प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता है इसका। ठीक है, तीसरा प्रभाव देखिएगा यहाँ पे आपके जीवन में क्या पड़ता है। तीसरा प्रभाव है, इसमें क्या हो जाता है बेटा, शक्तियों का केंद्रीयकरण हो जाता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का केंद्रीयकरण, यानी लिखेंगे, यानी राज्य सरकार की सभी शक्तियां
राज्य सरकार की सभी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। यानी अब पूरे देश में जो आपके, चाहे पूरे देश की बात हो, चाहे राज्यों में कानून बनाने की बात हो, दोनों ही काम संसद करेगी। राज्य इस समय पे उनकी जितनी शक्तियां राज्य सरकार की होती हैं सब संसद के पास चली जाती हैं। संसद ही राज्यों के लिए काम करती है और पूरे देश के लिए तो वो हमेशा करती ही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? ये आप ध्यान रखिएगा। इसको मैंने साधारण शब्दों में भी आपको बता दिया कि इसका मतलब क्या है। अगर आप आज की बात करेंगे तो राज्य की सरकारें अपना काम कर रही हैं और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन जब अगर मान लो कल ही इमरजेंसी लग जाए किसी कारण से, तो राज्य सरकार फिर कोई काम नहीं करेगी। सारा सरकार संसद, संसद का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। चाहे आप कह लें कि केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं, चाहे आप कह लें संसद के पास चली जाती हैं, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिएगा। चौथा प्रभाव क्या पड़ता है? चौथा प्रभाव एक है आपका आर्टिकल 358। इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध यानी कि वॉर या बाह्य आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल एग्रेशन, राष्ट्रीय आपातकाल यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है, तो आर्टिकल 19 में दी गई स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती हैं। अगला प्रभाव आपके जीवन पर। आर्टिकल 19 कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 19 मैम हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में। आर्टिकल 19 हमने पढ़ा था मैम आपके मौलिक अधिकारों में, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। और आपने बताया था कि हमें संघ बनाने, संगठन बनाने, हमें सम्मेलन करने, हमें घूमने, हमें बोलने, हमें रहने, हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। इस समय ये सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाती हैं और अगला आपका जो प्रभाव पड़ता है वो है आर्टिकल 359। इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस समय, सॉरी समाप्त नहीं लिखेंगे, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे समाप्त वर्ड तो बहुत गलत हो जाएगा। स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्या लिखेंगे? स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती हैं। कभी भी फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होते हैं, वो केवल सस्पेंड होते हैं और सस्पेंड हमेशा टेम्पररी होता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों, ठीक है, यदि आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों आर्टिकल 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं।
यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, सस्पेंड। आर्टिकल 19 के लिए स्पेशल प्रोविज़न है आर्टिकल 358 में, और आर्टिकल 359 में आर्टिकल 19 के अलावा जो अनुच्छेद होते हैं उनके लिए। और ध्यान रखना 20 और 21 तो कभी भी खत्म नहीं हो, सॉरी कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ये हमेशा काम करते हैं। ये आपके जीवन में प्रभाव होते हैं। अब आपने एक इमरजेंसी पढ़ ली, इसमें टाइम लगा है, अगली 2 में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कल ही मैं शुरू करूंगी उपराष्ट्रपति, उनको खत्म कराकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी इमरजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। समाप्त नहीं होगा बेटा, निलंबित होगा, मैंने ठीक कर दिया, सस्पेंड होती हैं। तो 19 कब सस्पेंड होगी, ध्यान से सुनना, 19 केवल तभी सस्पेंड होगी जब आधार युद्ध हो या बाह्य आक्रमण। कभी भी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगेगा तो 19 सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन आपके बाकी आर्टिकल्स 20 और 21 तो खैर कभी भी नहीं होंगे, चाहे किसी भी आधार पर इमरजेंसी लगे। लेकिन बाकी आर्टिकल्स जो हैं, अगर तीनों में से किसी भी आधार पे लगी है तो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपके जो डाउट्स हैं, डाउट ग्रुप खुला हुआ रहता है, वहां पर आप पेपर पे लिख के 100 डाउट भेजो, 100 के 100 के आंसर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।